हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। होप सो प्रीवियस लेक्चर आपको क्लियर होंगे। तो कम ओवर रेगुलेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट कि हमारा जो डाइजेशन की पूरी प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको कौन कौन से सिस्टम रेगुलेट करते हैं। तो सीधा हम अपने टॉपिक पे आएंगे, फिर मेजर टॉपिक में कवर कराऊंगी आपको। तो सबसे पहला जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, जो पूरी प्रोसेस है न्यूट्रिशन की, डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, पेरिस्टालिसिस हो, इनको कौन कौन रेगुलेट करते हैं, कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं या कैसे इनको नर्वस सिस्टम रेगुलेट करते हैं, तो कैसी प्रोसेसिंग होती है रेगुलेशन की। तो सबसे पहले हमारी रेगुलेशन के अंदर हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसको न्यूरल सिस्टम भी कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम भी कंट्रोल करते हैं, एंड सम लोकल फैक्टर्स आल्सो इन्वॉल्वड इन कंट्रोलिंग जीआई ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आ जाते हैं न्यूरल कंट्रोल मैकेनिज्म। एक बार मैं आपको प्रीवियस टॉपिक रिकॉल करा देती हूँ, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसमें आपने 4 लेयर पढ़ी थी, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो आपको मैंने सबम्यूकोसा में एक प्लैक्स बताया था, मेजनर प्लैक्स। मेजनर प्लैक्स किस चीज को रेगुलेट करता है? पेरिस्टालिसिस को। तो उसी के ऊपर आ जाते हैं हम कि जैसे ही हमारे खाना हमने खाया, बोलस की स्वेलोइंग की, फूड कहाँ पहुंचता है बच्चों? स्टमक में। तो जैसे स्टमक में पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो फूड प्रोपेल होता हुआ जा रहा है। जो फूड स्टमक में पहुंचा है वहां पे कुछ रिसेप्टर्स लोकेटेड है। जैसे मैं कहूँ कि ये स्टमक है और ये स्टमक की वॉल है, तो यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स लोकेटेड है। जैसे ही खाना यहाँ एंट्री कर रहा है, फूड एंटर कर रहा है, बोलस की एंट्री हो गई, तो जैसे जैसे बोलस यहाँ एंटर करता जा रहा है, फूड आता जा रहा है, फूड यहाँ पे भरता जा रहा है, तो जैसे जैसे स्टमक में फिलिंग होनी शुरू हो गई, ये रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में, चाहे वो स्टमक हो चाहे एलिमेंट्री कैनाल हो, उनके अंदर जैसे जैसे फूड प्रोपेल होता है या फूड पहुंचता है, लीड टू एक्टिवेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर। कीमो का मतलब केमिकल रिसेप्टर। या तो जैसे ही फूड स्टमक में आया तो वहाँ पे जूसेस रिलीज होने शुरू हो गए, तो उससे जो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे उनको बोलेंगे कीमो रिसेप्टर्स। खाना आने से जो स्ट्रेचिंग हुई है स्टमक की वॉल, उस टाइम पे कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए? स्ट्रेच रिसेप्टर। तो जैसे जैसे ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, तो रिसेप्टर्स मैंने कराया था, रिसेप्टर्स वो मोइटी होते हैं या वो एजेंट होते हैं जो स्टिमुलस को क्या करते हैं? पिक करते हैं। तो अब स्टिमुलस पिक हो चुका तो क्या जनरेट होगा? रिफ्लेक्स। तो एज सुन एज स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट, इट जनरेट रिफ्लेक्स एंड दिस रिफ्लेक्स इज सेड टू बी शॉर्ट रिफ्लेक्स और मायेंट्रिक रिफ्लेक्स। मायेंट्रिक, एंट्रिक वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। उसकी मसल्स के अंदर कुछ रिफ्लेक्स जनरेट हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी मायेंट्रिक रिफ्लेक्स। माय मींस मायो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? मसल्स के लिए। एंट्रोन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? गट के लिए। जो हमारा पूरा का पूरा ल्यूमेन है एलिमेंट्री कैनाल का, जो खाली जगह है जहाँ खाना पहुंच रहा है, उसके अंदर रिफ्लेक्स जनरेट हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी मायेंट्रिक रिफ्लेक्स, which is generated by Meissner plaques, which is located in submucosa. कहाँ पे लोकेट है ये? Located in submucosa. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कराया था कि प्लेक्स क्या होते हैं। ये न्यूरॉन के गुच्छे होते हैं जिसके अंदर इम्पल्स जनरेट होती है, रिफ्लेक्स जनरेट होती है, एंड दिस कंट्रोल पेरिस्टालिसिस। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पेरिस्टालिसिस जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो उसको रेगुलेट करते हैं न्यूरल कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ मेजनर प्लेक्स। और मेजनर प्लेक्स में क्या जनरेट होता है? शॉर्ट रिफ्लेक्स। और ये रिफ्लेक्स जनरेट करने में मेजर किसका रोल है? स्ट्रेच रिसेप्टर। तो जब तक स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक पेरिस्टालिसिस नहीं होगी, खाना प्रोपेल नहीं होगा। नेक्स्ट कम ओवर हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म कि जो आपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी पढ़ लिए और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पढ़ लिए। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा आपने, पेनक्रेटिक ग्लैंड पढ़ा, लिवर पढ़ा, गॉल ब्लैडर पढ़ा। तो इन सबको रेगुलेट कौन करता है? कब ये जूस रिलीज करेंगे, कब ये जूस की सिक्रेशन को बंद करेंगे, इनहिबिट करेंगे, तो ये पूरी प्रोसेस जो कंट्रोलिंग होती है उसको कौन करते हैं? हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन certain peptide hormones produced by enterocrine cell। एंटेरो का मतलब एंट्रॉन। जो एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी है, इनर मोस्ट लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है, उसके एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन रिलीजिंग सेल, कुछ हमारे
जो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, ये कौन रेगुलेट करता है? हॉर्मोन्स रिलीज बाय इटसेल्फ रिलीज्ड बाय एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ही हार्मोन रिलीज करता है और अपनी प्रोसेस को भी क्या कराता है? रेगुलेट कराता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम ओवर लोकल फैक्टर। व्हाट यू मीन बाय लोकल फैक्टर? आर द प्राइमरी स्टिमुलस। ये नीट में क्वेश्चन भी आता है बेटा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी स्टिमुलस। मतलब जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसको कौन से प्राइमरी स्टिमुलस अफेक्ट करते हैं या प्रोसीड करते हैं या रेगुलेट करते हैं? फॉर डाइजेस्टिव एक्टिविटी इंक्लूड चेंजेस इन द पीएच कंटेंट ऑफ ल्यूमेन। जैसे फूड स्टमक में है तब तक वो एसिडिक पीएच का है, जैसे ही वो ड्यूडेनम में पहुंचेगा धीरे धीरे उसका पीएच अल्कलाइन होता जाएगा। तो पीएच जो चेंज होता है वो भी कहीं ना कहीं ग्लैंड्स को क्या कराते हैं? एक्टिवेट कराते हैं। एंट्रेंस ऑफ काइन, फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलेशन इंक्लूड ऑल लोकल फैक्टर। तो ये 3 मैकेनिज्म है जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट कम ओवर मेजर प्रोसेस, जो आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही माइल्ड दिया हुआ है, बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इसमें मैं आपको पूरा अब तक जो आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ चुकी हैं, जो पूरी प्रोसेस पढ़ चुके हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, ऑल, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट पढ़ चुके हैं, एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट पढ़ चुके हैं, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? तो उसकी रेगुलेशन हम पढ़ेंगे आज। मेजर एक्शन ऑफ जीआई हार्मोन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, उनकी एक्टिविटी बताओ। या हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट और हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन, कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस ऑपरेट होती है। तो सबसे पहले जो फूड है, बोलस है, जो बोलस है अंडरगो स्वेलोइंग, और कहाँ एंटर कर रहा है बच्चों? स्टमक में। कहाँ एंटर हो गया फूड? स्टमक में। फूड इन स्टमक। तो जैसे ही ये फूड स्टमक में पहुंचा तो अब इसकी डाइजेशन शुरू होगी। तो डाइजेशन शुरू होने से पहले यहाँ पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों? एक तो जैसे फूड पहुंचा, बोलस पहुंचा यहाँ पे, उसकी चर्निंग करानी है। बहुत तेजी से स्टमक की वॉल चर्न करती है और उस फूड को फर्दर छोटे छोटे और स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ती है। दूसरा, यहाँ पे स्टमक कुछ एंजाइम रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है। तो कौन ऐसी एंजाइम्स को रिलीज करवाता है, उस हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नाउ दिस बोलस एंटर इनटू द स्टमक। जैसे ही यहाँ पे स्टमक में एंट्री हुई तो स्टमक में कुछ रिसेप्टर्स लगे हैं, दिख रहे हैं आपको इसकी वॉल में, इनर वॉल में। इनर वॉल इज म्यूकोसा। अगेन बाहर से आए तो आपने पढ़ा है सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। तो इनर मोस्ट लाइनिंग में कौन से रिसेप्टर्स लगे हुए हैं बच्चों? स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे जैसे खाना भरता जाएगा ये रिसेप्टर्स क्या होते जाएंगे? एक्टिवेट होते जाएंगे। दिस रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर गेट एक्टिवेटेड, स्ट्रेच रिसेप्टर गेट एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट सेंडिंग मैसेज टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। पढ़ा है आपने, विच इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। तो आपको पता ही है हमारे बॉडी में सभी जो सिस्टम है वो किसके कंट्रोल में होते हैं? ब्रेन के। तो जैसे जैसे फूड यहाँ भरता जा रहा है ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। इस रिसेप्टर ने क्या जनरेट किया? स्ट्रेच रिसेप्टर जनरेटेड बाय मेजनर प्लेक्सस, और वो रिफ्लेक्स कहाँ सेंड हुए? मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा सेंड मैसेज टू द एंडोक्राइन सेल ऑफ द स्टमक। किसको मैसेज भेज रहा है बच्चों? एंडोक्राइन सेल ऑफ द स्टमक को मैसेज भेजा उसने। पहले रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हुए इसने क्या जनरेट किया? रिफ्लेक्स जनरेट किया। क्या जनरेट किया? हेयर रिफ्लेक्स, विच इज सेड टू बी शॉर्ट रिफ्लेक्स और मायोट्रिक रिफ्लेक्स। जो कहाँ मैसेज गया? मेडुला तक। मेडुला से मैसेज वापस कहाँ आया? एंडोक्राइन सेल ऑफ द स्टमक। एंड स्टमक नाउ स्टार्ट रिलीजिंग अ हार्मोन दैट इज गैस्ट्रिन हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन के बने हुए हैं। दिस गैस्ट्रिन एक्टिवेट स्टमक टू रिलीज digestive juices containing proenzymes like pepsinogen, prorenin. Digestive juices
and HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज बाय ऑक्जेंटिक सेल। तो स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं विच एक्टिवेट मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगेन फर्दर दिस ट्रिगर द एंडोक्राइन सेल ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर सभी सेल सिर्फ एंजाइम रिलीज नहीं करते, कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो हेयर गेस्ट्रिन खुद स्टमक ने रिलीज किया और गेस्ट्रिन ने ही किसको एक्टिवेट किया, स्टमक को ही, गैस्ट्रिक ग्लैंड को, टू रिलीज डाइजेस्टिव जूस एंड HCl टू ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ताकि डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो सके, स्टार्ट हो चुके। अब देखें आप कि जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस, अब जो फूड यहाँ है जो बोलस आया था, नाउ इट ट्रांसफॉर्म इनटू काइन। किसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका है बच्चों, ये काइन। और काइन का पीएच क्या होता है, अल्कलाइन। कैसा पीएच होता है, कैसा पीएच होता है काइन का, एसिडिक। स्टमक में कैसा पीएच है, एसिडिक पीएच। अब ये जो काइम है, नाउ दिस एसिडिक काइम एंटर इनटू ड्यूडेनम। कहाँ आ चुका है, ड्यूडेनम में। पहले ये कहा था स्टमक में, स्टमक के डाइजेशन के बाद कहाँ आ चुका है बच्चों, ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पढ़े थे आपने, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो नेक्स्ट कम ओवर द मेजर रोल या मेजर हार्मोन रिलीज्ड बाय ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। ड्यूडेनम इज द फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन। आपने सुना ही है, पढ़ा भी है और समझ भी आ ही गया होगा आपको। तो ड्यूडेनम यहाँ पे 4 टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है और क्या इसका रोल है हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। अब जो यहाँ पे काइम आया है बच्चों, इसका पीएच कैसा है, एसिडिक। अब जो इसके ऊपर लिवर के बाइल जूस एक्ट करेंगे या पेनक्रिएटिक जूस एक्ट करेगा, वो किस पीएच पे काम करते हैं, अल्कलाइन पे। इसका मतलब काइम के पीएच को तुरंत से क्या करना है, हमें चेंज करना है, क्योंकि जब तक काइम का पीएच चेंज नहीं होगा तब तक पेनक्रिएटिक जूस की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। तो एज सुन एज काइम एंटर इनटू ड्यूडेनम स्टार्ट रिलीजिंग अनदर हार्मोन दैट इज सिक्रिटिन। नाम से क्लियर है, जो किसी को सिक्रीट करवाएगा, जो किसी को इंड्यूस करेगा कि कुछ ना कुछ रिलीज करो। तो दिस सिक्रिटिन रिलीज बाय ड्यूडेनल सेल, ड्यूडेनम के ही सेल रिलीज करते हैं। और ये किसको एक्टिवेट करता है बेटा, लिवर को और पेनक्रियास को। अब जब लिवर एक्टिवेट हो चुका है तो लिवर क्या रिलीज करना शुरू कर देगा, स्टार्ट रिलीजिंग बाइल जूस। लिवर ने क्या रिलीज करना शुरू कर दिया, बाइल जूस। Whereas pancreas release bicarbonate. What is the role of here, bicarbonate, which is released by pancreas? This neutralize the acidity of chyme. Neutralize the acidity of chyme. क्योंकि जब तक chyme की एसिडिटी न्यूट्रलाइज नहीं होगी तब तक पेनक्रिएटिक एंजाइम की एक्टिविटी भी शुरू नहीं होगी। नेक्स्ट, इसी दौरान हमारा ड्यूडेनम एक और हार्मोन रिलीज करता है, CCK, फुल फॉर्म इज कोलिसिस्टोकाइनिन। अब ये जो CCK हार्मोन है, इटसेल्फ रिलीज बाय ड्यूडेनल सेल, ये 3 पार्ट को एक्टिवेट करता है, लिवर को टू रिलीज बाइल जूस, गॉल ब्लैडर जहां बाइल जूस स्टोर हो चुका है टू पोर बाइल जूस इनटू ड्यूडेनम अक्रॉस एम्पुला ऑफ वेटर, पढ़ा था आपने। एंड दिस पेनक्रियास, CCK किसको एक्टिवेट कर रहा है, पेनक्रियास को, टू रिलीज पेनक्रिएटिक जूस। तो अब डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो चुकी है बच्चों, शुरू हो चुकी। कहाँ पे, ड्यूडेनम में। तो सिक्रिटिन सिर्फ फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ड्यूडेनम में, ताकि पीएच अल्कलाइन हो जाए और फर्दर डाइजेशन शुरू हो जाए। CCK लीवर और गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करता है टू रिलीज बाइल जूस, whereas also activate pancreas to release pancreatic juice, ताकि फाइनल डाइजेशन होनी शुरू हो जाए। अब ये दोनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें। मैक्सिमम फूड कहाँ है बच्चों, स्टमक में। यहाँ पे काइम का अमाउंट क्या आ रहा है, थोड़ा। तो जो फाइनल डाइजेशन चल रही है, यदि फूड बहुत तेजी से जल्दी आता चला जाए तो क्या फाइनल डाइजेशन हो पाएगी। इसका मतलब ड्यूडेनम को फाइनल डाइजेशन भी करना है और एक्स्ट्रा काइम को आने से भी रोकना है। ध्यान से सुने आप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है
यदि सारा फूड प्रोपेल होता हुआ बहुत तेजी से कहाँ आता जाएगा, ड्यूडेनम में, तो क्या ड्यूडेनम के पास इतना सरफेस एरिया है, इतना स्पेस है कि वो फाइनल डाइजेशन करा सके? तो दिस ड्यूडेनम फर्दर स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ स्टमक। अब इसको किसकी एक्टिविटी स्टॉप करानी है? स्टमक की। उसकी चर्निंग एक्टिविटी को भी रोकना है, उसकी डाइजेस्टिव एक्टिविटी को भी रोकना है। तो एक अनदर हार्मोन रिलीज करता है GIP, विच जस्ट एंटागोनिस्टिक टू गैस्ट्रीन। जो काम गैस्ट्रीन कर रहा था उसका उल्टा काम कौन करता है? GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाम से क्लियर हो रहा होगा, गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। दिस GIP एक्ट ओवर एंटागोनिस्टिक टू गैस्ट्रीन। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, लिख दूं मैं यहाँ पे, GIP एंटागोनिस्टिक टू गैस्ट्रीन। एंटागोनिस्टिक का मतलब गैस्ट्रीन की एक्टिविटी को क्या कर दिया इसने? पॉज लगा दिया। स्टमक को ये मैसेज भेज रहा है कि अभी तुम डाइजेशन मत करो, अब तुम और रिलीज मत करो HCl, और रिलीज मत करो एंजाइम, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत थोड़ा स्पेस है, मैं धीरे धीरे डाइजेशन करूंगा। तो इसने गैस्ट्रीन की एक्टिविटी को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। और यदि गैस्ट्रीन की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो फर्दर HCl और अदर एंजाइम रिलीज करना गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कर देगा? बंद कर देगा। सेकेंड, चर्निंग इनहिबिटरी, मतलब यदि अभी भी डाइजेशन तो चलो रुक गई, लेकिन यदि स्टमक की वॉल कॉन्टिन्यूसली चर्न कर रही है तो वो फूड को कहाँ भेजेगी बेटा? ड्यूडेनम में। इसका मतलब सिर्फ हमें डाइजेशन ही नहीं रोकना, इसकी चर्निंग को, जो स्टमक की रुगे जो कॉन्टिन्यूस चर्न करती है, फूड को आगे भेजती जाती है, बहुत तेजी से चर्न करती है, उसकी एक्टिविटी को भी ये क्या करता है? रोक देता है। तो GIP इनहिबिट द चर्निंग एक्शन इन स्टमक। लेकिन जैसे ही फूड फर्दर कहाँ पहुंचता है बच्चों? जेजुनम में, तो दोबारा से GIP सिक्रीशन क्या हो जाएगी? बंद। और किसकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी? सिक्रीटिन और CCK की। क्लियर हो गया आपको कि जब तक फाइनल डाइजेशन नहीं हो जाती ड्यूडेनम में और ड्यूडेनम से फूड जेजुनम में नहीं चला जाता, तब तक GIP अपना रोल प्ले करता रहता है। तो GIP का मेन काम किसको रोकना है? स्टमक को, ताकि फूड बहुत तेजी से कहाँ ना पहुंचे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि यदि बहुत तेजी से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो डाइजेशन बीच में ही रह जाएगी या कंप्लीट डाइजेशन हमारे फूड की नहीं होगी। इसी दौरान ड्यूडेनम एक और हार्मोन रिलीज करता है। आप ध्यान से सुने कि लगभग मेजर फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, तो इसी टाइम पे हमें और कौन सी प्रोसेस शुरू करानी पड़ेगी? एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कराने के लिए एक और हार्मोन रिलीज करता है ड्यूडेनल सेल, विच इज सेड टू बी VIP। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि VIP, विच प्ले प्राइम रोल इन एब्जॉर्प्शन, which is said to be vasoactive intestinal polypeptide। वैसो का मतलब वेसल, एक्टिव का मतलब जो किसी ब्लड वेसल्स पे एक्टिवली काम करे, और किसने रिलीज किया है ये? इंटेस्टाइन ने, ड्यूडेनम ने। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी VIP, which is said to be potent vasodilator। ये हमारा ब्लड वेसल है, यदि इसके ऊपर VIP एक्ट करेगा तो इसकी डायलेशन कर देगा। फर्दर इसकी क्या कर दिया? वॉल्यूम अभी क्या था इसका? ल्यूमेन क्या था? कम। अब इसका ल्यूमेन क्या हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। तो दिस लीड टू डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, और जितनी ब्लड वेसल डायलेट होगी उसके क्रॉस न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन उतनी क्या होगी? फास्ट होगी। तो सेकेंड VIP, अब फूड एब्जॉर्ब हो चुका, और इसी दौरान यदि फिर भी गैस्ट्रिन एक्टिवेट रहे तो स्टमक के अंदर, एम्प्टी स्टमक, आपने खाना नहीं खाया, 7-8 घंटे हो गए, सारा फूड स्टमक से कहाँ आ चुका? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से कहाँ आ चुका? जेजुनम। शिफ्ट होता जा रहा है, आपका स्टमक एम्प्टी हो चुका है। समझ गया? लेकिन यदि अब भी यहाँ पे थोड़ा बहुत एसिड रिलीज होता रहे तो स्टमक की वॉल क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। तो VIP का सिर्फ काम एब्जॉर्प्शन को फेवर नहीं कराना, इसका काम क्या है बच्चों? यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के नेगेटिव, मतलब it inhibit the oxyntic cell located in stomach to further release HCl, क्योंकि स्टमक एम्प्टी है और फर्दर HCl की डिमांड नहीं है। सेकेंड, डायलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल कैपिलरी, बहुत तेजी से ये इंटेस्टाइन के अंदर
जेजिनम के अंदर, इलियम के अंदर कैपिलरी को डायलेट कराता है। मतलब ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है, इट इज बिहेव एज वेसो मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराना, डायलेट कराना, लेकिन मेजर रोल इसका क्या है? डायलेशन। क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, जितनी वेसल्स डायलेट होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट उतनी ही ज्यादा होगी। तो नाउ दिस डायलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल कैपिलरी लीड टू nutrient absorption as well as GIP also play vital role in nutrient absorption। तो आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से हार्मोन एब्जॉर्प्शन को फेवर करते हैं? VIP एंड GIP। जितने भी इनहिबिटरी होंगे, जो इनहिबिट करेंगे, वो डाइजेशन को इनहिबिट कर रहे हैं, तो किसको फेवर करेंगे? एब्जॉर्प्शन को। और VIP क्योंकि ये ब्लड कैपिलरी के वॉल्यूम को, वेसल्स को डायलेट कर रहा है, इसीलिए ये भी किसको फेवर करता है? एब्जॉर्प्शन को। अब फूड कहाँ पहुंच चुका है? जेजिनम को। तो जेजिनम में भी कुछ रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। दे ऑल्सो ट्रिगर एंड रिलीज सर्टेन फैक्टर जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है। तो अब जितने भी न्यूट्रिएंट थे, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अल्टीमेट कहाँ आ चुके? ब्लड। एंड नाउ फ्रॉम ब्लड टू रेस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू, जहां पे उनकी क्या चलती है? एसिमिलेशन। तो एक बार फटाफट रिकैप कराती हूँ। हमारे जीआई ट्रैक्ट ने कितने हार्मोन रिलीज किए बेटा? सबसे पहला गैस्ट्रिन, जो खुद किसको एक्टिवेट कराता है? स्टमक को। दूसरा कौन सा हार्मोन रिलीज किया? रेस्ट हार्मोन कौन रिलीज करते हैं? हमारे ड्यूडेनम। मतलब मेजर रोल इवन रेगुलेशन में भी किसका है? ड्यूडेनम का। फाइनल साइट ऑफ डाइजेशन भी कौन सा है? अपना ड्यूडेनम। तो ये याद रखना आपको। सिक्रेटिन कौन रिलीज करता है बेटा? इसके अंदर आपको दो चीजें याद रखनी नीट में। एक तो सोर्स रिलीज कौन करता है और एक काम किस पे करता है? सिक्रेटिन, जो किसको एक्टिवेट करा रहा है? लिवर एंड पेनक्रियास को। दूसरा CCK कोलिसिस्टोकाइनिन, जो किसको एक्टिवेट करता है? लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास को। यहाँ पे पेनक्रियास को ये दोनों एक्टिवेट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पेनक्रियास का रिलीज कर रहा है बाइकार्बोनेट और यहाँ पेनक्रियास का रिलीज कर रहा है जूस। तो ध्यान रहे, ये सिर्फ एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और ये किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में। तीसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन GIP, जो किसकी एक्टिविटी को स्टॉप कराता है? स्टमक की, as well as also facilitate in nutrient absorption। and fourth VIP, which play major role in intestinal capillary dilation, help in absorption। तो इस तरह से हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस रेगुलेट होती है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। थैंक यू।